So the today topic is methods for handling deadlock. So there are four or five types of methods. Deadlock ignorance is first method of handling deadlock. Second one is the deadlock prevention, deadlock avoidance, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी. आप आइदर उसको डेडलॉक डिटेक्शन एंड डेडलॉक रिकवरी अलग अलग करके कॉल कर सकते हो या फिर वन ऑफ द सेम डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी. तो हम ऐसे 4 टाइप के मेथड्स बता सकते हैं. डेडलॉक इग्नोरेंस, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड डेडलॉक रिकवरी. सो पहला जो है डेडलॉक इग्नोरेंस. दिस टाइप ऑफ मेथड इज जनरली यूज्ड ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम टुडे. आज हम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स देख रहे हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, इन सभी एक्सेट्रा, इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में डे टू डे हम डेडलॉक इग्नोरेंस ये मेथड हम यूज़ करते ही हैं. इग्नोरेंस मीन्स व्हाट? इग्नोरेंस मीन्स अगर डेडलॉक फॉर्म होता है तो उसको इग्नोर कर देना. दैट मीन्स सपोज मेरी सिस्टम हैंग होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीधा स्विच ऑफ कर देते हैं एंड जस्ट स्विच ऑन कर देते हैं थोड़ी देर के बाद. दैट इज़ कॉल्ड एज डेडलॉक इग्नोरेंस, है ना. डेडलॉक इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मेरी सिस्टम हैंग होती है, डेडलॉक फॉर्म होना यानी क्या कि जहाँ पे डेडलॉक फॉर्म होता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं. अगर मेरा माउस नहीं चल रहा है, मेरा कीपैड नहीं चल रहा है, दैट मीन्स क्या हुआ कि वहाँ पे वो हैंग हो गया. हम जनरली इन जनरल वर्ड क्या यूज़ करते हैं, हैंग हो गया, मेरा माउस हैंग हो गया, मेरा कीपैड जो है वो हैंग हो गया, ठीक है. तो वो जब हैंग हो जाता है तो या फिर कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है, पूरा होल्ड हो चुका है आपका सिस्टम, तो हम जनरली क्या करते हैं उस केस में इग्नोर कर देते हैं इन सब चीज़ों को, कि हम वजह नहीं ढूंढते कि क्यों नहीं हो रहा है वो सब चीज़ें. हो सकता है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस स्लो हो गया है, रैम जो है वो कम है इस वजह से, और जो प्रोसेस में एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ उसके लिए मुझे ज़्यादा रैम की ज़रूरत है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया मेरे कंप्यूटर सिस्टम का, और वो स्लो हो गया, और स्लो होने की वजह से वो हैंग हो गया. ये एक मैं इमेजिनेशन लगा लेती हूँ और मैं सीधा क्या कर लूँगी, स्विच ऑफ कर दूँगी मेरा लैपटॉप, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद विद इन अ सेकंड मैं फिर से स्विच ऑन कर दूँगी. दैट इज़ मीन बाय डेडलॉक इग्नोरेंस. ओके. अब ये डेडलॉक इग्नोरेंस अगर हम करते हैं तो क्यों ना हम इग्नोरेंस क्यों करें, हम उसके लिए एल्गोरिदम्स या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स क्यों नहीं बनाते हैं कि वो इग्नोर क्यों किया जाए हमारे थ्रू, वो क्यों नहीं हैंडल हो पाता है सिस्टम के थ्रू. उसके लिए हम एल्गोरिदम्स या कोड हम क्यों नहीं बनाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. बिकॉज बाय द एक्सपीरियंस ऑफ सम प्रोग्रामर्स, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोग बनाते हैं, ओके, जो प्रोग्रामर्स रहते हैं, उनका कहना ये है कि डेडलॉक जो है वो जनरली रेयरली फाउंड होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. रेयरली मीन्स अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में रैम अच्छे से है, अच्छे क्वालिटी की रैम है, ज़्यादा है, ठीक है, 2 GB नहीं है, 8 GB की रैम लगी हुई है, तो इस वजह से रैम की वजह से एक वो रीज़न हो सकता है कि रैम कम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कम है आपकी, ठीक है, तो एक वो वजह हो सकती है कि आपकी स्पीड कम हो रही है और आपका लैपटॉप जो है या आपकी सिस्टम जो है वो हैंग हो रही है. तो अगर आपने अच्छी क्वालिटी की और ज़्यादा रैम अगर इंस्टॉल की है तो आपका सिस्टम हैंग नहीं होगा, स्पीड ज़्यादा देगा, तो वहाँ पे डेडलॉक वैसे ही रिकवर हो जाता है. दूसरा ये रीज़न हो सकता है, उनका कहना है कि डेडलॉक बहुत ही रेयर केस में फॉर्म होते हैं, नियर अबाउट 5 years इन वन टाइम, 10 years वन टाइम, या फिर 1 year वन टाइम, यानी 1 साल में एक बार या 5 साल में एक बार या 10 साल में एक बार आपका डेडलॉक आ सकता है. तो अगर इन रेयर केस में डेडलॉक फॉर्म हो रहा है मेरे सिस्टम के अंदर, सो व्हाई वी ऐड द अननेसेसरीली कोड इन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो अननेसेसरीली वो कोडिंग मैं क्यों करूँ मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. अगर मैं उसके लिए कोडिंग करती हूँ तो उतनी जगह मुझे लगेंगी, ठीक है, उसका एक अलग से एल्गोरिदम्स लगेगा, हैंडलिंग करने के लिए उतने मेथड्स लगेंगे, और वो सब चीज़ें करने के बाद उसका कोड बढ़ जाएगा और ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम का परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाएगा, स्पीड जो है वो डाउन हो जाएगी. सो अगर डेडलॉक रेयरली फॉर्म हो रहे हैं तो उसको इग्नोर करना यही एक
चीज़ हो सकती है, यही एक बेटर ऑप्शन हो सकता है कि उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो आज हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम में वैसे ही डेडलॉक फॉर्म होता ही नहीं है, ठीक है। रेयर केस में डेडलॉक फॉर्म होता है। जब रेयर केस में फॉर्म होता है मीन्स साल में एक बार या 5 साल में एक बार या 10 साल में एक बार, ठीक है, तो उस केस में हम इग्नोरेंस, यही एक ऑप्शन, यही एक मेथड का यूज़ करते हैं डेडलॉक को रिकवर करने के लिए। हम टर्न ऑफ कर देंगे हमारा पीसी, स्विच ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर के बाद स्विच ऑन कर देंगे। तो जैसे हम उसको स्विच ऑन करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसकी जो भी नेसेसरी ये जो है मेथड्स है वो ले लेगा और आपका पीसी पहले जैसा रन करने लगेगा, स्पीड लेने लगेगा, ठीक है। तो ये एक इग्नोरेंस का एक मेथड हो सकता है कि डेडलॉक ऑटोमेटिकली इग्नोर किया जाए जब भी डेडलॉक फॉर्म होता है तो। ओके, सेकंड, अगर सेकंड मेथड से अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे मेथड्स दिख रहे हैं। मेथड्स क्या है? तो डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। इग्नोरेंस इज़ नॉट अ मेथड, वो मेथड नहीं है, जस्ट इट इज़ इग्नोर। वो फॉर्म हो गया, डेडलॉक आ गया, इग्नोर कर देना है। इग्नोर कर देना है मीन्स स्विच ऑफ कर देना है और थोड़ी देर के बाद स्विच ऑन कर देना है आपका पीसी, तो उसको हम इग्नोर करते हैं, कहते हैं। वो कोई मेथड नहीं है। मेथड है डेडलॉक प्रिवेंशन, मेथड है डेडलॉक अवॉइडेंस, मेथड है डेडलॉक डिटेक्शन एंड मेथड है डेडलॉक रिकवरी। तो अब हम 1 बाय 1 मेथड्स देखने वाले हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। तो डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है? तो आपके सिलेबस में डेडलॉक इग्नोरेंस नाम का कोई भी टॉपिक नहीं है, ना ही इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि डेडलॉक इग्नोरेंस मीन्स क्या होता है। तो इन जनरल आज की जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक कभी भी फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। वो रेयरली फॉर्म होते हैं, वंस इन ईयर, वंस इन 5 ईयर, वंस इन 10 ईयर्स, ठीक है, और उसको हम इग्नोर कर देते हैं, दैट्स इट। अगर हम आज के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं करते हैं और प्रीवियस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जो पहले डेवलप्ड हुए थे, क्रिएट हुए थे, जनरेट हुए थे, उसमें डेडलॉक फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा थे, उस वजह से वहाँ पे मेथड्स भी अप्लाई करना ज़रूरी था। तो डेडलॉक प्रिवेंशन इज़ वन ऑफ द मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। तो वो क्या है, एक एक करके हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेडलॉक प्रिवेंशन। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डेडलॉक प्रिवेंशन? डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है? ऑल्सो डिस्क्राइब द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन, और डिफाइन अ डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड ऑफ डेडलॉक हैंडलिंग, और एक्सप्लेन हाउ डेडलॉक इज़ प्रिवेंटेड। तो ऐसे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन के ऊपर। सो डेडलॉक प्रिवेंशन इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ डेडलॉक हैंडलिंग। ओके, तो प्रिवेंशन यानी क्या? मीन्स डेडलॉक फॉर्म हुआ है, तो डेडलॉक अगर फॉर्म होता है इसका मतलब है कि डेडलॉक फॉर्म हो चुका है, ओके। बट डेडलॉक फॉर्म नहीं होने देना है, उसको प्रिवेंट करना है। यानी जो ये 4 नेसेसरी कंडीशंस हमने पढ़े थे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन, होल्ड एंड वेट कंडीशन, नॉन प्रीएम्पशन कंडीशन, प्रीएम्पशन कंडीशन एंड सर्कुलर वेट कंडीशन, ये जो 4 नेसेसरी कंडीशंस हमने कल या परसों के लेक्चर्स में पढ़े थे, एंड दिस 4 कंडीशंस आर यूज़फुल टू फॉर्म अ डेडलॉक। डेडलॉक फॉर्म होने के लिए ये चारों कंडीशंस जो है यूज़फुल कंडीशंस है, ठीक है, इसका यूज होता है। या ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है या चारों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपके सिस्टम में डेडलॉक फॉर्म होने के चांसेस 99% है। तो ये चारों कंडीशन के ऊपर अगर हम प्रिवेंशन लगा लेते हैं तो हमारे सिस्टम में डेडलॉक फॉर्म नहीं होगा और हम कहेंगे कि हमने डेडलॉक प्रिवेंशन किया है। So deadlock prevention is one of the algorithm ensure that at least one of the necessary condition does not hold true। तो ये चारों कंडीशन, आइदर ये चारों कंडीशन ट्रू हो सकते हैं तो आपके सिस्टम में डेडलॉक फॉर्म हो रहा है, या फिर चारों में से एक भी कंडीशन अगर हमने फॉल्स कर दी, ठीक है, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में डेडलॉक फॉर्म होने के चांसेस नियर अबाउट है, यानी चांसेस नहीं है, नहीं के बराबर है, डेडलॉक फॉर्म नहीं होगा। सो दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशंस डज नॉट होल्ड ट्रू। तो एक तो भी कंडीशन ने ट्रू नहीं होना चाहिए, यानी फॉल्स होना चाहिए, यानी ये चारों में से एक तो भी कंडीशन अगर फॉल्स स्टेट में है तो इसका मतलब है कि हम डेडलॉक प्रिवेंट कर रहे हैं। बिफोर ऑकरिंग डेडलॉक, डेडलॉक ऑकर होने से पहले ये चीज़ हम कर रहे हैं।
क्योंकि डेडलॉक कब ऑकर होता है, ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो डेडलॉक ऑकर होता है 100%। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नॉन प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो डेडलॉक इज ऑकर 101%। अगर मैं इसमें से एक भी कंडीशन को फॉल्स कर देती हूँ, ठीक है, उसमें से मैं उसको रिकवर कर लेती हूँ सिस्टम को, तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने डेडलॉक को प्रिवेंट किया है। That means that deadlock prevention algorithm ensure that at least one of the necessity conditions, ये चारों condition mutual exclusive, hold and wait, non preemption and circular wait does not hold true. Okay? तो मेथड्स क्या है, फिर अगर मुझे प्रिवेंट करना है ये चारों में से किसी एक को मुझे फॉल्स करना है तो क्या मेथड है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड फॉर डेडलॉक प्रिवेंशन, इनडायरेक्ट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एक इनडायरेक्ट मेथड कहा जाता है और दूसरी को डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। अब ये इनडायरेक्ट मेथड किस पे अप्लाई होंगी और डायरेक्ट मेथड किस पे अप्लाई होंगी ये हम देखेंगे। इनडायरेक्ट मेथड मीन्स deadlock may occur very infrequently and cost of detection prevention is quite high as compared to its handling. The prevention is one of the three necessity condition for happening deadlock. Basic philosophy of deadlock prevention is to be deny at least one of the four necessity condition for deadlock and each of necessity conditions and their prevention described as follows. जैसे मैंने बोला कि ये बताया उन्होंने कि ये जो फोर नेसेसिटी कंडीशंस है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नॉन प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट, इसमें से अगर एक भी कंडीशन को मैं फॉल्स कर देती हूँ तो मेरा डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा। तो बेसिक फिलोसॉफी क्या है उसके पीछे कि एटलीस्ट वन ऑफ द फोर नेसेसिटी कंडीशन फॉर डेडलॉक इज डिनाई, देन वी से दैट कि मेरा जो सिस्टम है वो डेडलॉक प्रिवेंट हो चुका है। तो अब हम एक करके देखते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को मैं फॉल्स कैसे कर सकती हूँ। सबसे पहले तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मुझे समझ में आना चाहिए कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन क्या होती है। तो रिसोर्सेज, प्रोसेसेस जब भी आते हैं तो उसको रिसोर्सेज लगते हैं। अगर आपके रिसोर्सेज शेयरेबल है, शेयरेबल एंड नॉन शेयरेबल ऐसे दो रहते हैं रिसोर्सेज। शेयरेबल हम क्या कहेंगे, किसे कहेंगे शेयरेबल, और नॉन शेयरेबल किसे कहेंगे। शेयरेबल मीन्स आपका सीपीयू जो हो गया वो शेयरेबल, एक सीपीयू के साथ आप 10 लैपटॉप अटैच कर सकते हो या 10 पीसी के लिए एक सीपीयू आप यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स योर सीपीयू इज इन द टर्म्स ऑफ शेयरेबल रिसोर्स। एंड नॉन शेयरेबल मीन्स आपका प्रिंटर, स्कैनर, ये नॉन शेयरेबल है। अगर एक प्रिंटर आप 10 पीसी के साथ एंगेज नहीं कर सकते, एक प्रिंटर पे एक ही कमांड दी जाएंगी एक पीसी के थ्रू, एक लैपटॉप के थ्रू या एक कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू। तो नॉन शेयरेबल में कौन से रिसोर्सेस आते हैं, प्रिंटर आता है, ठीक है, स्कैनर आता है। शेयरेबल में क्या आता है, तो शेयरेबल में मेमोरी आती है, शेयरेबल में रजिस्टर्स आते हैं, शेयरेबल में सीपीयूज आते हैं, ये शेयरेबल रिसोर्सेस रहते हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन कहाँ पे इलिमिनेट हो सकती है। इन जनरल म्यूचुअल एक्सक्लूसिव फॉर द रिसोर्सेज कैन नॉट बी डिसअलाउड बिकॉज द रिसोर्सेज में आइदर शेयरेबल और नॉन शेयरेबल। जनरली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन जो है वो हम नेसेसरी कंडीशन है ये डेडलॉक फॉर्म होने की म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, बट इसको हम डिनाई कर सकते हैं शेयरेबल केस में, बट नॉन शेयरेबल में डिनाई नहीं हो सकता है, वहाँ पे डेडलॉक फॉर्म होने के चांसेस हो सकते हैं। बट अगर आपका रिसोर्स शेयरेबल है तो वहाँ पे डिनाई हो सकता है, यानी डेडलॉक फॉर्म होने के चांसेस कम रह सकते हैं। एग्जाम्पल में बताया है नीचे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन मस्ट होल्ड फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज, दैट इज several processes cannot simultaneously share a single resource. several processes यानी अगर आप नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, जैसे एक प्रिंटर, ओके, एक प्रिंटर 2 पीसीस के साथ अटैच हो सकता है लेकिन कमांड किसी एक से ही लेगा वो, एट द सेम टाइम वो दोनों के साथ एंगेज नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉन शेयरेबल रिसोर्स है। प्रिंटर इज़ द नॉन शेयरेबल रिसोर्स, ओके, वैसे स्कैनर इज़ द नॉन शेयरेबल रिसोर्स। तो सेवरल प्रोसेसेस कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली शेयर बाय द सिंगल रिसोर्स। सिंगल रिसोर्स के साथ वो मल्टीपल प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली शेयर नहीं कर सकता। दिस कंडीशन इज डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट बिकॉज सम रिसोर्सेज सच एज टेप ड्राइव, प्रिंटर आर इनहेरेंटली नॉन शेयरेबल। वही मैंने आपको एग्जांपल बताया कि टेप ड्राइव हो गया या प्रिंटर हो गया, ये नॉन शेयरेबल में आता है।
तो ये नॉन शेयरेबल में जो रिसोर्सेज आते हैं जो शेयर नहीं किए जा सकते मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ, उसको उसकी कंडीशन हम डिनाई नहीं कर सकते और वहाँ पे डेडलॉक हो सकता है। चांसेस इज मोर टू फॉर्म अ डेडलॉक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंटर कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली शेयर्ड बाय द सेवरल प्रोसेसेस। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं शेयरेबल रिसोर्स का, तो शेयरेबल रिसोर्स डू नॉट रिक्वायर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव access. A process never need to wait for the shareable resource such as read-only file are shareable resources. वहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया है? रीड ओनली फाइल का। अगर आपने एक फाइल क्रिएट की है और उसकी प्रॉपर्टी सेट की है आपने रीड ओनली, ठीक है, ओनली रीड कर सकते हैं उसको, तो वो शेयर रिसोर्स हो गया, शेयर कर सकते हैं। 10 यूज़र जो नेटवर्किंग में जहाँ पे लैन कनेक्टिविटी है, तो 10 यूज़र वो फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, एक ही फाइल को, ठीक है, एक ही रीड ओनली फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, अपने अपने लोकल पीसी पे उसको ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद सिर्फ उसके अंदर जो भी डेटा है वो डेटा रीड कर सकते हैं। दैट मीन्स एडिट करने की प्रियोरिटी उनको नहीं है, क्योंकि वो जो फाइल क्रिएट हुई है वो रीड ओनली फाइल है। ओनली रीड द कंटेंट इन दैट, उसके अंदर जो कंटेंट है उसको वो रीड कर सकता है, उसको एडिट कर नहीं सकता, उसको डिलीट नहीं कर सकता। तो रीड ओनली फाइल इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ शेयरेबल रिसोर्स। या फिर सीपीयू भी कह सकते हो, ठीक है, सीपीयू भी हम नंबर ऑफ लैपटॉप के साथ या नंबर ऑफ पीसीस के साथ अटैच कर सकते हैं सिंगल सीपीयू को, तो वो भी एक शेयरेबल रिसोर्स में आता है। सो इफ़ द शेयरेबल resources attempt to open read-only file at the same time, they can be granted simultaneously access to the file. At the same time, उसी फाइल को 10 लोग अपने अपने पीसीस पे ओपन करके रीड कर सकते हैं, बिकॉज दिस रिसोर्स इज शेयरेबल रिसोर्स। बट प्रिंटर इज द नॉन शेयरेबल रिसोर्स। वो एक साथ 10 पीसी में से एक साथ साइमल्टेनियसली कमांड नहीं ले सकता, 1 बाय 1 करके ही वो प्रिंट कमांड लेगा, तो वो नॉन शेयरेबल रिसोर्स में आता है, प्रिंटर, टेप ड्राइव। और जब वो नॉन शेयरेबल में आ रहा है, इसका मतलब वो शेयर नहीं कर रहा है, और अगर इस केस में अगर हम कमांड देते हैं एक साथ करने की, तो डेडलॉक होने के चांसेस ज़्यादा है। बट अगर शेयरेबल रिसोर्सेज है, जैसे सीपीयू हो गया या रीड ओनली फाइल्स हो गई, तो एट द सेम टाइम सर्वर पे से वो फाइल शेयर की जाएंगी 10 पीसीस के साथ। 10 पीसी पे जितने यूज़र्स बैठे हैं वो सब उसको ओपन कर सकेंगे, और ओपन करने के बाद उस फाइल के अंदर जो भी मैटर है उसको रीड कर सकेंगे एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे। गॉट इट माई पॉइंट? Thus, the mutual exclusive must be supported by OS if there is non-shareable resources in the system. अगर आपके सिस्टम में नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज है तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जो है वो सपोर्ट, यानी वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन जो है वो शेयरेबल रिसोर्सेज अगर अवेलेबल है आपके सिस्टम के अंदर, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जो ये कंडीशन है ये डिनाई हो सकती है, यानी ये फॉल्स हो सकती है, और वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे प्रिवेंशन किया है, डेडलॉक प्रिवेंशन किया है। बट अगर मेरे सिस्टम के अंदर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज अटैच्ड है, तो उस केस में मैं इस कंडीशन को डिनाई नहीं कर सकती, वो वहाँ पे आ सकती है और ट्रू आ सकती है वो कंडीशन, और डेडलॉक होने के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं। गॉट इट? सेकंड कंडीशन हम लेते हैं, उसके बाद पहली हो गई म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, सेकंड वन इज द होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट, एलिमिनेशन ऑफ होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मतलब क्या होता है कि जैसे एक प्रोसेस आई, ठीक है, उसने 2 रिक्वेस्टेज भेजे, 2 रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट भेजे, एक रिसोर्स उसको मिल गया है और दूसरे के लिए वो वेट कर रही है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं होल्ड एंड वेट। यानी उसका एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट होगा? जब उसको दोनों रिसोर्सेज मिलेंगे तब। उसको 2 रिसोर्सेज की ज़रूरत है एग्जीक्यूशन के लिए, एक रिसोर्स उसको मिल चुका है और दूसरा रिसोर्स मिलने का बाकी है। क्यों बाकी है? क्योंकि वो दूसरे किसी प्रोसेस के साथ एंगेज है, इसलिए जब वो फ्री होगा, रिलीज होगा, तब इसको मिलेगा और तब जाके इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो तब तक के ये इसने एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा है और एक रिसोर्स के लिए वो वेट कर रहा है, उस कंडीशन को हम करते हैं होल्ड एंड वेट कंडीशन, और तब भी डेडलॉक होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर उसको एलिमिनेट करना है तो उसके लिए हम क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं? उसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि भाई मेरे प्रोसेसेस को 2 रिसोर्सेज की ज़रूरत है,
तो जब तक कि उसको दोनों रिसोर्सेस नहीं मिलते हैं तब तक के एट द सेम टाइम उसको दोनों रिसोर्सेस हमें देना ही है, तब तक के वो कोई भी रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेगा। अगर आपके सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज वो दोनों अवेलेबल है, अगर उसमें से एक रिसोर्स फ्री है और दूसरा रिसोर्स अगर एंगेज है किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो तब तक के हम वो जो इनकमिंग वाली जो हमारी प्रोसेस है जिसको वो दोनों रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसको हम बोलेंगे कि तू रिक्वेस्ट भेजी मत, क्योंकि तुझे दो रिसोर्सेज चाहिए और दोनों रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है या दो में से कोई एक ही अवेलेबल है, एक दूसरा एंगेज है। जब वो दूसरा फ्री हो जाएगा और दोनों रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे तब वो दोनों के दोनों एट द सेम टाइम उसे अलोकेट होंगे और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। यानी अगर मैं इस तरीके का कोई मेथड अप्लाई करती हूँ तो होल्ड एंड वेट सिचुएशन फॉर्म नहीं होंगी, और अगर होल्ड एंड वेट सिचुएशन फॉर्म नहीं होंगी तो डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। गॉट इट माई पॉइंट? सो एलिमिनेशन ऑफ होल्ड एंड वेट उसे कहा जाता है। सो टू इंश्योर दैट hold and wait condition never occur in the system, one must guarantee that whenever a process requests a resource it does not hold any other resources। जब वो कोई रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा तो आपको ये चेक करना है कि उसने जितने रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट भेजी है वो सभी रिसोर्सेज अवेलेबल होने ही चाहिए इन एनी कंडीशन। ठीक है, तब तक के अगर नहीं है तो उसको बोलना है कि तू भाई रिक्वेस्ट भेजी मत, क्योंकि तू होल्ड एंड वेट में चला जाएगा, और अगर तू होल्ड एंड वेट में जाएगा तो तू डेडलॉक सिचुएशन फॉर्म हो सकती है। तो मुझे डेडलॉक सिचुएशन को प्रिवेंट करना है तो मुझे ये अवेलेबिलिटी रखनी है मेरे सिस्टम के अंदर कि रिसोर्सेज इज़ एनी टाइम अवेलेबल फॉर द प्रोसेस के लिए वो अवेलेबल होनी चाहिए। So there are two possibilities for elimination of the hold and wait. First alternative is that the process request is granted all of the resources it need at once prior to execution। यानी एग्जीक्यूशन होने से पहले उसको जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो पूरे रिसोर्सेज उसको ग्रांट कर दे दो, तो वो होल्ड एंड वेट में नहीं जाएगा। सेकंड ये कर सकती हूँ मैं, सेकंड अल्टरनेटिव मेरे पास ये है कि इज़ टू डिसअलाउ द प्रोसेस फ्रॉम रिक्वेस्टिंग रिसोर्सेज व्हेनेवर इट हैज़ प्रीवियसली अलोकेटेड रिसोर्सेज। यानी अगर सेकंड ये कर सकती हूँ कि अगर उसने रिक्वेस्ट भेजी है बट वो रिसोर्स ऑलरेडी एंगेज है किसी के साथ, तो उसकी रिक्वेस्ट जो है भेजी हुई उसको डिसअलाउ कर दो, अलाउ मत करो। ठीक है, डिसअलाउ कर दो। तो अगर ये दो चीज़ें मैं अगर हैंडल करती हूँ मेरे सिस्टम के अंदर तो मेरा प्रोसेस जो है वो होल्ड एंड वेट कंडीशन में नहीं जाएगा और वहाँ पे डेडलॉक फॉर्म होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, दिस स्ट्रेटेजी रिक्वायर्स दैट ऑल ऑफ द रिसोर्सेज अ प्रोसेस विल नीड मस्ट बी रिक्वेस्टेड एट वंस। द सिस्टम मस्ट ग्रांट द रिसोर्सेज ऑन ऑल और नन बेसिस। एक तो पूरे रिसोर्सेज दो और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो, या फिर उसको एक भी रिसोर्स अलोकेट मत करो। मैं आपके पास फ्री भी होंगे कुछ रिसोर्सेज, फिर भी उसको अलोकेट मत करो, क्योंकि कुछ फ्री है कुछ फ्री नहीं है, तो वो होल्ड एंड वेट कंडीशन में चला जाएगा। सो ऑल मीन्स सभी रिसोर्सेज अलोकेट करो और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो, एंड नन मीन्स एक भी रिसोर्सेज मत दो, उसको तब तक के बोलो कि तू रिक्वेस्ट भेजी मत। If the complete sets of resources needed by the process is not currently available, then the process must wait until complete the set or is available. While the process waits, however, it may not hold any resources, thus wait for condition is denied and deadlock simply cannot occur. ठीक है, अगर वो उसको हम कहेंगे कि जब तक कि तुझे पूरे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं मिलते हैं तुझे वेट करना है, अगर उसका वेटिंग टाइम वहाँ पे अगर कंटिन्यू बढ़ता है तो हम उसे वेट फॉर कंडीशन में डाल देंगे और वहाँ पे ही आपका डेडलॉक जो है वो डिनाई हो जाएंगी कंडीशन, होल्ड एंड वेट कंडीशन डिनाई हो जाएंगी और आपका डेडलॉक फॉर्म नहीं होगा सिस्टम के अंदर। सो दिस इज़ द सेकंड एलिमिनेशन। एक एग्जाम्पल भी लिया है, द प्रोग्राम रिक्वायरिंग 10 tapes drive must request and receive all 10 drives before it being executing। ठीक है, एक प्रोग्राम है जिसे 10 टेप ड्राइव चाहिए, तो उसने रिक्वेस्ट भेजी 10 के लिए और उसको सभी के सभी मिल गए और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। इफ़ द प्रोग्राम नीड्स ओनली 1 टेप ड्राइव टू बिगिन एग्जीक्यूशन एंड देन डज नॉट नीड रिमेनिंग टेप ड्राइव फॉर सेवरल आवर्स।
अगर उसने 10 के लिए 10 टेप ड्राइव के लिए रिक्वेस्ट भेजी और 10 टेप ड्राइव उसको अलोकेट हो गए, उसमें से एक ही टेप ड्राइव के लिए उसने काम किया और बाकी जो रिमेनिंग 9 टेप ड्राइव थे वो आइडल स्टेट में बैठे रहे, ठीक है, बट दे आर एंगेज विद दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस के साथ वो एंगेज है। देन substantial computer resources 9 tape drivers will sit idle for several hours। तो उस केस में क्या होगा, एक के साथ उसने वर्क किया, लिए तो उसने 10 के 10 पूरे, ओके, उसको लग रहा था कि मुझे 10 टेप ड्राइव चाहिए, मैंने 10 टेप ड्राइव के लिए रिक्वेस्ट भेजी, 10 के 10 फ्री थे, 10 के 10 उसको अलोकेट हो गए, लेकिन एक के साथ उसने काम किया और जो 9 बचे थे वो आइडल स्टेट में रहे। दिस स्ट्रेटेजी कैन कॉज इनडिफाइनाइट पोस्टपोनमेंट मीन्स स्टारवेशन। मैंने कल बताया था स्टारवेशन मीन्स क्या होता है, डेडलॉक एंड स्टारवेशन। डेडलॉक मीन्स जो डेडलॉक हो जाता है और हमें पता है कि ये डेडलॉक हो गई है, तो इसके लिए मुझे कुछ मेथड्स अप्लाई करने हैं, उसको प्रिवेंट करना है, उसको जो भी अवॉइडेंस करना है, डिटेक्शन करना है, उसके साथ उसकी रिकवरी करनी है। स्टारवेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे मुझे कुछ पीरियड के लिए पता रहता है कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद मुझे ये रिसोर्सेज लगने ही वाले हैं, तो उस सिचुएशन को हम स्टारवेशन कहते हैं। यानी 10 टेप ड्राइव की उसे ज़रूरत थी, बट उसमें से उसने एग्जीक्यूशन के वक्त एक का ही काम किया और 9 जो है वो आइडल स्टेट में थे, बट फिर भी उसका काम है उसे, बट उसका वेटिंग टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा है, तो उस केस को हम कहते हैं स्टारवेशन। यानी कभी ना कभी मुझे 9 टेप की ज़रूरत लगने ही वाली है उस प्रोसेस के लिए, रिमेनिंग 9 टेप की, बट स्टिल दे आर इन आइडल, वो फिलहाल आइडल स्टेट में है, उसका कोई यूज़ नहीं हुआ है, बट इट इज़ रिक्वायर्ड आफ्टर सम टाइम के बाद मुझे उसकी ज़रूरत लगने वाली है। सिंस नॉट ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मे बिकम्स अवेलेबल एट वंस, ठीक है, तो जब तक के वो पूरे रिसोर्सेज एक बार उसको अवेलेबल नहीं हो जाते हैं, तब तक के हम उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब समझ में आया, एक रिसोर्स को, एक प्रोग्राम को, प्रोसेस को 10 रिसोर्सेज की ज़रूरत थी और 10 के 10 जो थे एक ही टाइप के रिसोर्स थे टेप ड्राइव के। फिलहाल उसको करंटली जो एग्जीक्यूट करना था उसके लिए एक ही टेप ड्राइव लगने वाला था, बाकी जो रिमेनिंग 9 टेप ड्राइव थे जो आइडल रहने वाले थे सेवरल टाइम्स के लिए, सेवरल आवर्स के लिए, बट इन फ्यूचर कभी तो भी वो टाइम लैप्स होने के बाद उसकी ज़रूरत थी 9 टेप ड्राइव की, बट उसको हमने, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हमने पूरे के पूरे रिसोर्सेज अवेलेबल करके दिए। क्यों अवेलेबल करके दिए? क्यों, जबकि हमें पता था कि उसको 9 टेप ड्राइव उसके आइडल रहेंगे मैक्सिमम टाइम तक, ठीक है, उसको 9 टेप ड्राइव की ज़रूरत 1 घंटे के बाद है या 2 घंटे के बाद है, बट फिर भी हमने 10 के 10 एक साथ ही उसको दिए, क्योंकि हमको क्या करना था, वहाँ पे होल्ड एंड वेट कंडीशन को डिनाई करना था। इसीलिए दिस कंडीशन violate the hold and wait condition. This condition not easily occur. There are 2 possible way in which this condition can occur. First, any process may be required to request all its required resources at one time and blocking that processes unless all its requested resources can be granted simultaneously. मीन्स इसका मतलब है कि अगर किसी प्रोसेस ने रिक्वायर्ड अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल इट्स रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, उसको जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है सबके लिए उसने रिक्वेस्ट की है, ठीक है, एक टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, एंड ब्लॉकिंग दैट प्रोसेस अनलेस ऑल इट्स रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज कैन बी ग्रांटेड साइमल्टेनियसली, तो उस रिसोर्स को हम ब्लॉक कर देंगे जब तक कि उसको सभी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, होल्ड एंड वेट सिचुएशन को जो है वो डिनाई करना है। एंड सेकंड वन, बिफोर मेकिंग एनी फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर एनी रिसोर्स प्रोसेस में बी रिक्वायर्ड टू रिलीज ऑल द रिसोर्सेज इट इज़ होल्डिंग एट दैट मोमेंट, दिस में stall the process for long। मीन्स अगर किसी प्रोसेस ने जितने भी रिसोर्सेज को होल्ड करके रखा है, जब तक कि वो पूरे रिसोर्सेज को रिलीज़ नहीं कर देता है तब तक के हम फ्रेश रिक्वेस्ट को अलाउ नहीं करेंगे। यानी होल्ड एंड वेट में हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि ऑल और नन, ठीक है, सभी रिसोर्सेज को अलाउ करो
उसको अलाउ करो प्रोसेस के लिए और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो, या फिर एक भी अगर रिसोर्स आपके पास एंगेज है दूसरे प्रोसेस के लिए तो उसकी रिक्वेस्ट जो है वो डिनाई कर दो, उसकी रिक्वेस्ट ही मत लो, उसको तब तक के होल्ड करके रखो। तो ये दो पॉसिबिलिटी हम कर सकते हैं और इस वजह से हम होल्ड एंड वेट कंडीशन से बच सकते हैं। दिस बेसिक प्रॉब्लम विथ होल्ड एंड वेट इज दैट प्रोसेस मे हैव वेट फॉर लॉन्ग before getting all its requested resources and then it would have proceed with some of its allocated resources। तो इसमें सिर्फ प्रॉब्लम एक हो सकती है कि अगर उसको 10 रिसोर्सेज की ज़रूरत है और 10 में से 5 अवेलेबल है और 5 अवेलेबल नहीं है, तो वो जो आपकी पर्टिकुलर प्रोसेस है वो लॉन्ग टाइम के लिए वेटिंग स्टेज में रहेंगी। एंड सम ऑफ द रिसोर्सेज अलोकेटेड टू द प्रोसेस मे रिमेन अनयूज फॉर लॉन्ग देयर बाय डिनाइंग अदर प्रोसेसेस। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, दूसरा प्रॉब्लम, कि जैसे मैंने टेप ड्राइव का एग्जांपल बताया कि उसको पूरे 10 रिसोर्सेज तो मिल गए बट उसमें से उसने एक का ही यूज़ किया और 9 जो टेप ड्राइव थे वो कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए आइडल स्टेज में थे, तो वो 9 जो है वो किसी दूसरे भी प्रोसेसेस को लगने वाले थे, तो तब तक के वो प्रोसेसेस डिनाई हो चुके, यानी तब तक के वो बाकी प्रोसेसेस जो है वो वेटिंग स्टेज में चले गए। तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है होल्ड एंड वेट में। बट ये दोनों सिचुएशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो होल्ड एंड वेट कंडीशन जो है वो डिनाई हो जाएंगी और ये डेडलॉक फॉर्म होने के चांसेस कम हो जाएंगे सिस्टम के अंदर। देन सेकंड मेथड इज द डायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड हम देखते हैं। अभी हमने कौन से देखे थे? इनडायरेक्ट मेथड। अभी हमने क्या देखा था? इनडायरेक्ट मेथड। ओके, ये दोनों कंडीशन, अभी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ये दोनों मिला के हम ये 4 नेसेसरी कंडीशन है इसी को ही पढ़ने वाले हैं। पहली कंडीशन कौन सी थी? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, इलिमिनेशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। सेकंड वन जो इनडायरेक्ट में आती है, इनडायरेक्ट मेथड में उसका भी एग्जाम्पल देखा। सेकंड कंडीशन कौन सी थी? होल्ड एंड वेट, इलिमिनेशन ऑफ होल्ड एंड वेट, ये भी इनडायरेक्ट मेथड थी, उसका भी हमने एग्जाम्पल देखा। अब हम आ रहे हैं डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में हम देखने वाले हैं सर्कुलर वेट कंडीशन देखने वाले हैं। सर्कुलर वेट, दिस मेथड इज यूज टू प्रिवेंट द सर्कुलर वेटिंग सिनेरियो। ये जो 4th टाइप का कंडीशन थी सर्कुलर वेट, उसको हम देखने वाले हैं। एंड ब्रेकिंग द साइकिल इन द साइक्लिक ग्राफ बाय मेकिंग द ग्राफ असाइक्लिक। अब सर्कुलर वेट में हमने क्या देखा था? सर्कुलर वेट कंडीशन का फॉर्म होती है जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ। तो उसमें हमने एक ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया था कि P1 नाम की प्रोसेस ने रिक्वेस्ट भेजी है R1 नाम के रिसोर्स के लिए और उसने R2 नाम का रिसोर्स होल्ड करके रखा है, और P2 नाम की प्रोसेस फिर से रिक्वेस्ट भेजती है किसके लिए? R2 के लिए, जो होल्ड किया गया है P1 के लिए, और उसने होल्ड किया है R1 प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन अगर फॉर्म होती है तो उसे वो साइक्लिक में चली जाती है, तो उसे हम सर्कुलर वेट कंडीशन कहते हैं। उस केस में भी डेडलॉक फॉर्म हो सकता है। अगर हम साइकिल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वहाँ पे साइकिल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मीन्स आपका ग्राफ असाइक्लिक में डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सर्कुलर वेट कंडीशन डिनाई हो जाएंगी और सर्कुलर वेट डिनाई जैसे ही होती है तो डेडलॉक फॉर्म नहीं होगा। The circular weight can be denied by imposing the total ordering on all the resources types and then forcing all the processes to request the resources in order। अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है उसको हम एक ऑर्डर देते हैं। अगर मुझे सर्कुलर फॉर्म नहीं करना है, ओके, अगर मुझे सर्कुलर फॉर्म नहीं होना चाहिए मेरे ग्राफ के अंदर, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ के अंदर अगर ऐसे लगता है तो मैं वहाँ पे क्या करूँगी? प्लीज़ म्यूट योर ऑडियो। लोकेश, ऑडियो म्यूट करो। सर्कुलर वेट कंडीशन को हम कैसे डिनाई करेंगे? सर्कुलर वेट कहाँ पे आता है? जहाँ पे 2 प्रोसेसेस मैं बताती हूँ, P1 एंड P2 आर द प्रोसेसेस, R1 एंड R2 आर द रिसोर्सेस। ओके, P1 ने रिक्वेस्ट भेजी है R1 के लिए,
और होल्ड करके रखा है R2। ठीक है, P2 ने रिक्वेस्ट भेजी है R2 के लिए और होल्ड करके रखा है R1। इस कंडीशन को हम कहते हैं सर्कुलर फॉर्म होना, और वहाँ पे डेडलॉक ऑकर होता है। मुझे उस सर्कल को जो है, साइकिल को जो है वो ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करूँगी मैं? जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है सभी रिसोर्सेस को एक ऑर्डरिंग दूंगी, एक नंबरिंग दूंगी, आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। नंबर देना, हर एक रिसोर्स को मैं नंबर दे रही हूँ। सपोज दैट मेरे पास 5 रिसोर्सेस है। पहला है प्रिंटर, दूसरा है स्कैनर, तीसरा है CPU, देन चौथा है मेरे पास रजिस्टर, एंड फिफ्थ वन इज़ द मेमोरी। ओके, तो जो मैं नंबरिंग बता रही हूँ वो नंबरिंग ध्यान में रखो। फर्स्ट वन इज़ द प्रिंटर, सेकंड वन इज़ द स्कैनर, थर्ड वन इज़ द CPU, फोर्थ वन इज़ द रजिस्टर, एंड फिफ्थ वन इज़ द मेमोरी। ओके, ऐसे 5 मेरे पास क्या है, रिसोर्सेस है। अगर मैंने इसको ऑर्डरिंग दे दी, आइदर अभी मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रही हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मेरा पहला प्रोसेस आता है P1 ने बोला मुझे CPU चाहिए, या फिर P1 ने बोला मुझे प्रिंटर चाहिए, तो प्रिंटर उसको अलोकेट हो जाएगा, यानी 1 नंबर का जो प्रिंटर था वो अलोकेट हो गया। अब वो जो डिमांड करेगा वो हमेशा रिसोर्स की डिमांड इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही करेगा, यानी वो 0 के लिए नहीं करेगा। पहले के लिए उसने कर दी डिमांड प्रिंटर, उसको प्रिंटर मिल गया। अब वो डिमांड करेगा CPU के लिए, तो CPU का नंबरिंग क्या है, 3 है। पहला प्रिंटर है, दूसरा क्या है, स्कैनर है, तीसरा है CPU, तो 3 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उसको CPU भी मिलेगा। ओके, अब सेकंड प्रोसेस आती है। सेकंड प्रोसेस ने पहले जो रिक्वेस्ट भेजी है वो रजिस्टर के लिए, रजिस्टर का ऑर्डरिंग क्या है, नंबर 4। ठीक है, और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे स्कैनर चाहिए, स्कैनर का नंबरिंग क्या है, 2। तो डिक्रीजिंग नंबर इज़ नॉट अलाउड फॉर दैट प्रोसेस। डिक्रीजिंग में वो ऑर्डरिंग नहीं कर सकता, या डिक्रीजिंग में वो ये नहीं दे सकता, रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। हमेशा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिक्वेस्ट भेजनी है रिसोर्सेज के लिए। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन में मेरे कंप्यूटर सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में अप्लाई करती हूँ, तो उस केस में साइकिल फॉर्म नहीं होगी। तो देखो, अगर प्रोसेस P1 को प्रिंटर मिल गया और CPU मिल गया, क्योंकि उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट भेजी थी। P2 ने पहले 4 के लिए रिक्वेस्ट भेजी और 4 उसको मिल गया, क्या मिल गया, रजिस्टर मिल गया। ठीक है, बट वो प्रिंटर के लिए नहीं कर सकता। अगर वो प्रिंटर के लिए नहीं भेज सकता क्योंकि प्रिंटर का ऑर्डरिंग नंबर क्या है, 1 है, या फिर स्कैनर का ऑर्डरिंग नंबर क्या है, 2 है, या फिर CPU का ऑर्डरिंग नंबर क्या है, 3 है, और उसको जो मिला है वो 4 नंबर का रिसोर्स मिला है, ये रजिस्टर। तो वो 1 2 3 तीनों के लिए वो रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता, यानी उसको प्रिंटर भी नहीं मिलेगा, उसको स्कैनर भी नहीं मिलेगा, और उसको CPU भी नहीं मिलेगा। भला ही स्कैनर वहाँ पे फ्री है, स्कैनर की P1 के लिए स्कैनर अलोकेट नहीं है, स्कैनर इज़ फ्री, स्कैनर इज़ इजीली अवेलेबल फॉर P2, बट स्टिल इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि हमने वहाँ पे अरेंजमेंट ही ऐसा किया है कि वो इंक्रीजिंग के लिए ही रिक्वेस्ट भेजेगा, डिक्रीजिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। तो वो प्रिंटर के लिए अगर वो रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता, अगर वो प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो वहाँ पे साइकिल फॉर्म हो गई, क्योंकि प्रिंटर इज़ ऑलरेडी एंगेज विथ P1 एंड CPU इज़ ऑलरेडी एंगेज विथ P1, और प्रिंटर जो है वो P1 के साथ एंगेज है, तो वो P2 को कैसे असाइन होगा, P2 को असाइन नहीं होगा वो। तो वहाँ पे अगर P2 रिक्वेस्ट भेजता है प्रिंटर के लिए तो साइकिल फॉर्म हो जाएंगी। अगर साइकिल फॉर्म हो गई तो वहाँ पे डेडलॉक फॉर्म हो सकता है। हमें क्या करना है, उस साइकिल को ब्रेक करना है। साइकिल को ब्रेक करना है तो हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे कि हम वहाँ पे रिसोर्सेज को नंबरिंग करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, और हम वहाँ पे प्रोसेसेस को बोलेंगे कि आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो हमेशा आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिक्वेस्ट भेजो। ओके, सो इस तरीके से आप डिनाई कर सकते हो सर्कुलर वेट कंडीशन को। तो यहाँ पे दिस मेथड इज यूज टू प्रिवेंट द सर्कुलर वेटिंग सिनेरियो दैट इज ब्रेकिंग द साइकिल इन द साइक्लिक ग्राफ बाय मेकिंग द ग्राफ असाइक्लिक। The circular wait can be denied by imposing the total ordering on all of the resources types and then forcing all the processes to request the resources in order, either increasing or descending order. This strategy imposes total ordering of all the resources types and to request that each process request resources in the numerical order. जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 5,
ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ इन्यूमरेशन। विद दिस रूल द रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ कैन नेवर हैव साइकिल। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि P1 प्रोसेस ने फर्स्ट नंबर के लिए उसने रिक्वेस्ट भेजी, प्रिंटर इज़ द फर्स्ट नंबर रिसोर्स, वो अलोकेट हो गया। सेकंड रिक्वेस्ट भेजी उसने CPU के लिए, उसका नंबर था 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो भी अलोकेट हो गया। फिर सेकंड प्रोसेस आती है, उसने पहली रिक्वेस्ट भेजी रजिस्टर के लिए, उसका ऑर्डर क्या है 4, वो भी उसको अलोकेट हो गया, बट वो 1, 2, 3 के लिए रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता क्योंकि उसके ऑर्डर क्या है लेस देन 4। तो नंबरिंग जो है अगर वो इंक्रीजिंग में है तो ही रिक्वेस्ट जाएंगे, अदरवाइज उसके रिक्वेस्ट को डिनाई किया जाएगा और साइकिल फॉर्म होने से बचा जा सकता है। द प्रिवेंशन ऑफ सर्कुलर वेट कैन बी डन इन 2 ways। नंबर 1, by enforcing and ordering on all the resources and allowing the request grant based on the order, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया वो। Second, reduce the number of processes thereby ensuring that some resource instance is always free। difficult to implement, it is difficult, ये second one is the difficult। reduce the number of processes, यानी हम ऐसा नहीं कह सकते हम मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं, हम सिंगल टास्किंग एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि यूज़र को हम ये एनफोर्स नहीं कर सकते कि तुझे एक ही प्रोसेस पहले कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजनी है, तो ये इम्पॉसिबल है। बट हम ये फर्स्ट वन कर सकते हैं, जितने भी रिसोर्सेस है उसको एक ऑर्डर दे दो और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिसोर्सेस को अलाउ करो। अब उसका एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ये एग्जांपल ना लिखते हुए जो मैंने अभी आपको बताया वो एग्जांपल भी आप बताते हो तो भी इट इज़ ओके। कंसिडर ईच रिसोर्स RJ अलॉन्ग विथ इट्स इंस्टेंसेस एज अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, RJ नाम का एक रिसोर्स है, वो एक सिंगल एंटिटी है, रिसोर्स 1 है, बट हम कंसिडर कर रहे हैं कि उसके नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है। जैसे प्रिंटर इज द 1 रिसोर्स, बट हम कंसिडर कर रहे हैं कि उसके इंस्टेंसेस नंबर ऑफ इंस्टेंसेस यानी 2 प्रिंटर्स अटैच है। स्पेसिफाई 1 by 1 मैपिंग सच दैट RJ टेंस टू n मीन्स नेचुरल नंबर। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको एक नंबर दे दिया 1 2 3 4। तो प्रिंटर, जैसे प्रिंटर अटैच है तो प्रिंटर पहले प्रिंटर को पहला जो प्रिंटर है उसको 1 नंबर दे दिया, दूसरे प्रिंटर को 2, फिर 3 एंड फिर 4, ऐसे 4 प्रिंटर अटैच है तो 1 2 3 4 ऐसे 4 उसको हमने क्या दिए, नंबरिंग दे दिए। तो यहाँ पे जो भी एंगेज रहेगा, जो RJ नाम का प्रिंटर एंगेज है, f ऑफ RJ इज ग्रेटर देन f ऑफ RI। ठीक है, I पहले आता है, J बाद में आता है, तो इसीलिए f ऑफ RJ जो है उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन रहेंगी RJ से, बड़ी रहेंगी। दैट इज द रिसोर्स RJ इज टू बी यूज्ड आफ्टर द रिसोर्स RI। ठीक है, I पहले आता है, J बाद में आता है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्डरिंग रहेंगी। रिसोर्स ऑर्डरिंग, any request for any instance of any particular resource RJ, any process PI is treated as a request for f of RJ। ठीक है, and any process PI can request for the new resource RK after holding other resources means R0 to RJ if and only if f of RK is greater than RJ। IJK ये इस ऑर्डर में रहेगा ना, तो पहले I तो f ऑफ RK की वैल्यू जो है, नंबरिंग वैल्यू जो है वो ग्रेटर रहेंगी f ऑफ RI से। सो I इज इक्वल टू 0 to J। तो ये नंबरिंग जो है वो हम कैसे दे रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अदरवाइज दैट रिक्वेस्ट इज नॉट ग्रांटेड, अगर लेस देन आती है तो रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं होंगे। दैट प्रोसेस PI इज नॉट अलाउड टू प्रोग्रेस, इट इज ऑल्सो फोर्स्ड to release all the concurrently non-shareable resources currently being held by it। So this is the
रूल, अब ये रूल हम अप्लाई करते हैं तो साइकिल फॉर्म नहीं होंगी, और अगर साइकिल फॉर्म नहीं होंगी तो सर्कुलर वेट ये जो कंडीशन है ये फॉर्म नहीं होंगी, और अगर ये डिनाई हो जाएंगी कंडीशन, अगर ये डिनाई होती है तो डेडलॉक फॉर्म नहीं होगा। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन इसे कहा जाता है। तो आज हमने क्या देखा है, डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है और डेडलॉक प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में जितने भी नेसेसरी कंडीशंस है, ठीक है, उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट में। तो यहाँ पे हम जो नेसेसरी कंडीशन थी हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, सेकंड वन इज़ द होल्ड एंड वेट, उसके बाद नॉन प्रिएम्पशन। नॉन प्रिएम्प्टिव का मतलब होता है कि प्रोसेस जब तक फिनिश नहीं हो जाती है तब तक के आपके रिसोर्सेज रिलीज नहीं होंगे, तो इसलिए हमने वो कंडीशन हटा दी। और फोर्थली थी सर्कुलर वेट। तो ये चारों में से फर्स्ट वन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड होल्ड एंड वेट ये इनडायरेक्ट मेथड में आती है, और जो सर्कुलर वेट है ये डायरेक्ट मेथड में आती है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने सिर्फ एक ही मेथड देखी है। अभी इसके बाद के लेक्चर में कल हम डेडलॉक अवॉइडेंस देखने वाले हैं।